हाँ जी, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक फ्रेम यहाँ पे है, दूसरा फ्रेम यहाँ पे है, इसी के ऊपर अब ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और उसमें हमने वेलोसिटी की वैल्यू चेंज की थी डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, हमारा अगला आर्टिकल है कि अगर फ्रेम को रोटेट कर दें, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करें सिर्फ, तो उस फ्रेम में फिक्टिशियस फोर्स लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा। लगेगा तो है ही, ऑफ कोर्स हमें पता है कि फिक्टिशियस फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में काम करती है, और रोटेटिंग मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होने का मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फिक्टिशियस फोर्स काम करती है, लेकिन कितनी, ये हमें चेक करना है। तो ले लेते हैं फ्रेम, एक फ्रेम ले लो, ये देखो, ये हमने एक्स वाई जेड एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, अब इस फ्रेम को, जैसे मान लो ये फ्रेम है, ठीक, तो ये जेड एक्सिस हो गया, बाहर आ रहा है जो आउटवर्ड्स, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस फ्रेम को अब आप घुमाओ, कौन से एक्सिस पे घुमाने में हमने सीखा हुआ है, रोटेशनल मोशन किया था पूरा, कि आप दो एक्सिस में चेंज करते हो और तीसरे के अराउंड घुमाते हो। ठीक है, तो अगर हम z के अबाउट घुमाएंगे इसे, z के अबाउट, तो ऐसे घुमाएंगे, जिसमें z वहीं का वहीं है और ये प्लेन में घूम रहा है, ऐसे z वहीं का वहीं है। अगर मुझे इसे बाहर को घुमाना हो, हमें एक्स एक्सिस में घुमाना हो मान लो, तो हम इसे ऐसे घुमाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम z के अबाउट घुमाएंगे और x और y का जो s फ्रेम है, इसको x और y को घुमाएंगे z के अबाउट, तो ये कैसे हो जाएगा, लेट अस सपोज ये थीटा एंगल पे ऐसे चला गया, दिस इज x डैश, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो y डैश के बीच भी एंगल थीटा ही होगा, y और y डैश के बीच, है ना। और कोई पॉइंट P मान लो, कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स इसमें होंगे x y z, और दूसरे में होंगे x डैश y डैश z डैश। ओके, ठीक है, z कहां रहेगा, z वहीं का वहीं रहेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, बाहर को बना रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे इसके अबाउट। और यहां पे हम बना देते हैं एक एरो के साथ ओमेगा लिख देते हैं, इसका मतलब है कि ये ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, कि इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू कितनी है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इतना घूम रहा है। ठीक हो गया। और अगर आप इधर से देखोगे तो ये जो पार्टिकल है P, इस पार्टिकल की पोजीशन आप चाहे S फ्रेम से देखो, चाहे S डैश से देखो, R भी यही है और R डैश भी यही है। क्यों, क्योंकि O और O डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। ओरिजिन का पॉइंट थोड़ी चेंज हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन घूम रही है, सिर्फ एक्सिस घूम रहा है। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया कि इसमें क्या क्या हमने कैसे कैसे लिया। ठीक हो गया, ओके। तो इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं सीधी सीधी। एक तो ये कि यहां पे आई कैप होता है और यहां पे कौन है, आई डैश कैप, आई कैप डैश एक्स डैश फ्रेम में। और क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो आई जे के तो कांस्टेंट है, आई जे के ये तो कांस्टेंट है। अगर आप लेकिन आई कैप को देखोगे डैश को और जे डैश को देखोगे तो वो कांस्टेंट नहीं है, के डैश भी कांस्टेंट है, के डैश भी नहीं बदल रहा, जेड वहीं का वहीं है, लेकिन एक्स और वाई बदल रहे हैं। एक्स और वाई बदलने से आई डैश और जेड डैश बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं वो भी लिख ले, है ना, पहले पढ़ा हुआ है हमने। अगर ये और ये आई कैप और जे कैप है एक्स वाई, ये आई डैश है, ये जे डैश है, तो आप इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो, एक इधर और एक इधर।
और ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट बना सकते हो, एक इधर और एक इधर, है ना। तो आप ये भी ले सकते हो कि आई को इसकी डायरेक्शन में ले लो, इसके भी कंपोनेंट दो बन जाएंगे। अगर आप आई के देखो, आई कैप है, या तो आप आई कैप को आई डैश जे और आई डैश और जे डैश की टर्म्स में लिख दो, या फिर आप आई डैश को आई और जे की टर्म्स में लिख दो। ये काम है। हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं आई डैश कितना है इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। तो मैं यहां पे लगा देता हूं ये चीज, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, आई का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल है। और जे का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, क्योंकि इधर ये थीटा एंगल है। ठीक है, क्लियर है। एक बार अगर कंफ्यूजन है तो मैं दूसरे तरीके से बना देता हूं, उसमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने लिया आई, ये हमने लिया जे, और इस डायरेक्शन में आई डैश डायरेक्शन में थीटा एंगल पे हमने इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए। इसके दो दो कंपोनेंट कौन से टूटेंगे, आई क्या तो होगा ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा साइन थीटा, और जे का ये वाला कंपोनेंट होगा साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा। तो इससे हमारे पास बनता है आई डैश। अगर आप देखोगे तो आई का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, और जे का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा, दोनों पॉजिटिव है। और जे डैश कैप अगर देखोगे तो आई का नेगेटिव कंपोनेंट नीचे जा रहा है ऑपोजिट, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये अच्छा नहीं लग रहा है यहां, तो इसे भी हम यहां लिख देते हैं। ठीक हो गया, चलेगा काम। आई डैश और जे डैश को आई और जे की टर्म्स में किया है। ठीक हो गया, चलो ये भी एक अच्छी चीज है, हम यूज करेंगे अभी। आप देखिए पोजीशन वेक्टर, हमें क्या निकालना है, हमें तो फिक्टिशियस फोर्स निकालना है। फिक्टिशियस फोर्स का मतलब मास तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कहां से निकलेगी, पोजीशन से निकलेगी। तो पहले पोजीशन की बात करते हैं। हमें एक बात तो पता लग रही है कि आर फ्रेम से देखोगे, एस फ्रेम से तो आर है, और एस डैश फ्रेम से देखोगे तो आर डैश है, लेकिन पोजीशन वेक्टर ओपी लिख लो या ओ डैश लिख लो, है सेम ही, एक ही है। ठीक है, अगर हम फ्रेम के हिसाब से लिखें, अगर हम फ्रेम के हिसाब से लिखें तो आर को कैसे लिखोगे, आर को लिखोगे एक्स आई कैप में, प्लस वाई जे कैप, प्लस जेड के कैप। और आर डैश को कैसे लिखोगे, आर डैश को लिखोगे एक्स डैश, उसका कोऑर्डिनेट है आई कैश, आई डैश उसका एक्सिस है, यूनिट वेक्टर, बेसिस वेक्टर। ठीक है, और वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश, ये लिख दिया हमने। ठीक हो गया, चलो तो हमें दोनों फ्रेम्स में पोजीशन मिल गई, और पोजीशन जो है वो हमें पता है कि सेम है। इसके बाद क्या निकालना है, डेरिवेटिव, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। यहां पे मैं वेलोसिटी को लिखूंगा डी आर बाय डी टी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, ये होगी। दूसरे में देखो, इसमें मेन चीज है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम
स्टेप ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहां पे क्या होगा, r इक्वल टू आर डैश है, मैं लिख रहा हूं डी आर डैश, डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी विल ऑल्सो बी इक्वल टू डी आर डैश बाई डी टी। और अब हम लिख रहे हैं डी आर डैश बाई डी टी कितना है, और डी आर बाई डैश बाई डी टी होगा, क्या फर्क आएगा पिछले से, फर्क यह आएगा कि अब पहला वेरिएबल तो ठीक है एक्स डैश बाई डी टी आई डैश, ठीक है, लेकिन एक और डेरिवेटिव आएगा, एक्स डैश को सेम रखो डी आई डैश बाई डी टी, ये भी तो आएगा, है ना, क्योंकि अब एक्स डैश भी बदल रहा है और आई डैश भी बदल रहा है। तो एक डेरिवेटिव तो हो गया एक्स डैश का, आई डैश सेम रखा, और एक डेरिवेटिव हो गया आई डैश का, एक्स डैश सेम रखा, प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही y में dy डैश बाई डी टी जे डैश, और प्लस y डैश सेम, और dj डैश बाय dt। ऐसे ही z में dz डैश बाय dt k डैश, और प्लस z डैश dk डैश बाय dt। ठीक हो गया, यस। तो अगर आपको आई डैश जे डैश के डैश में देखोगे तो यहां पे x बाई डी आई कैप, यहां पे x डैश बाई डी टी आई डैश कैप। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, इसे आप लिख सकते हो v डैश, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपने v का ही लिया, डैश का लिया, s डैश का, i डैश जे डैश के डैश, और वेरिएबल भी उसी के हैं, x डैश y डैश z डैश। डेरिवेटिव देख रहे हो, ये आ गया, ठीक है। ये होगी पहली टर्म, इक्वल टू किसके है, dr डैश बाई dt के, वो किसके इक्वल है, dr बाई dt के, वो किसके इक्वल है, v के। तो यानी कि v इज इक्वल टू v डैश प्लस में है ये तीन टर्म्स, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब आप इसमें देखो k डैश तो बदल ही नहीं रहा, k डैश नहीं बदल रहा ना, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो गया, बाकी क्या बचा, x डैश विद दिस प्लस y डैश विद दिस। तो मैं लिख देता हूं x डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस y डैश डी जे डैश बाय डी टी। देख लो यहां तक पहुंच गए सारे, समझ में आ गया, ओके। ये अच्छा एक्सप्रेशन है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे आगे सॉल्व करेंगे पहले अब हमें ये निकालना पड़ेगा, डी आई डैश बाई डी टी और डी जे डैश बाई डी टी, ये निकालते हैं, ये अच्छा है, ठीक है। तो आई डैश देखो, यहां से देखो, और डी आई डैश पे चलते हैं। तो डी आई डैश बाई डी टी विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव देखो, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, तो डी थीटा बाई डी टी, और आई कैप तो सेम ही रहेगा क्योंकि आई कैप तो कांस्टेंट है, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसे वैसे निकालो तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये कॉमन है तो ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देख लो अंदर, यही बच गया ना, ओके। और ये क्या चीज है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, दिस इज जे डैश, तो ये हो गया ओमेगा जे डैश, ठीक है, चलेगा, ओके। अच्छा, एक बार फिर से, डी जे डैश बाई डी टी कितना होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस थीटा,
साथ में आएगा डी थीटा बाई डी टी, और आई कैप रहेगा सेम, प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन थीटा, साथ में आ गया डी थीटा बाई डी टी, और जे कैप सेम। इसमें से भी ओमेगा कॉमन, माइनस भी कॉमन, तो ये हो गया माइनस ओमेगा, और बाकी जो बचा है वो है आई कैप डैश। चलेगा? तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो गया हमारे पास v डैश प्लस एक्स इंटू ओमेगा जे डैश, ओमेगा जे डैश माइनस वाई डैश, अच्छा यहां पे एक्स डैश है, माइनस वाई डैश ओमेगा आई डैश। तो मैं इसे लिख सकता हूं, इस चीज को ओमेगा बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा v डैश माइनस ओमेगा बाहर, ये आएगा x डैश जे डैश, नहीं y डैश आई डैश, पहले लिखेंगे y डैश आई डैश, और फिर माइनस का प्लस हो गया, माइनस x डैश जे डैश। ठीक है? ओके, चेक कर लो, पहुंच गए यहां तक? ओके, चलो अब थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं किस किस को इरेज कर दूं, ये वाली डेरिवेशन इरेज कर देता हूं, हो ही गई होगी, है ना, इसकी दोबारा जरूरत नहीं है, इसको भी इरेज कर देते हैं, और ये वाले एक्सप्रेशंस भी इरेज कर देते हैं। तो यहां से हमारा काम, दोबारा से हम इसको भी इरेज कर देते हैं। कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट लिखनी पड़ेंगी फिर से, लेकिन मैं नीचे वाला एक्सप्रेशन फिर से लिखता हूं, और फिर हम इसे सॉल्व करने का देखते हैं। तो हम पहुंच गए v इज इक्वल टू v डैश माइनस ओमेगा और y डैश आई डैश और माइनस x डैश जे डैश। तो अब एक ना चीज चेक करो कि अगर हम ओमेगा को क्रॉस प्रोडक्ट ले लें r डैश के साथ, तो कितना आएगा, ओमेगा क्रॉस r डैश। ठीक है, देखो कितना आएगा, ओमेगा किसके अराउंड घूम रही है बॉडी, z एक्सिस के, z एक्सिस पे बनाया था ना हमने, तो ओमेगा हो गया ओमेगा k, ओके, डैश में ले लो, ठीक है, क्योंकि k इक्वल टू k डैश है वैसे भी। ओके, क्रॉस ये कितना है, x डैश आई डैश प्लस y डैश z डैश प्लस z डैश k डैश। ठीक है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा x डैश k डैश क्रॉस आई डैश, कंफ्यूज मत हो जाना, डैश डैश में कैप कैप लगे हुए हैं जहां पे, एज इट इज ही लिख रहा हूं सब कुछ, ओमेगा y डैश और k डैश अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस j डैश प्लस ओमेगा z डैश k डैश क्रॉस k डैश। ठीक है, ये चीज हो गई, सिंपल है, मतलब हमने वो प्रोडक्ट रूल वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में नहीं लिखा, हमने क्या किया है, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया k डैश को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सेम ऑर्डर में। अब k क्रॉस k क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो गया, बाकी क्या बचा, k क्रॉस i क्या होता है, प्लस j, तो ये हो जाएगा ओमेगा डैश j डैश, है ना, सेम ऑर्डर मतलब प्लस, और प्लस ओमेगा y डैश k क्रॉस j क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर है, माइनस i कैप, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा बाहर, माइनस में ओमेगा बाहर, और y डैश i डैश और माइनस x डैश j डैश।
तो यानी कि अगर आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखोगे, कंपेयर कर लो, तो वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ओमेगा क्रॉस आर डैश के। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, कैलकुलेशंस है, सिर्फ लेंथी है लेकिन इजी है। ठीक है, तो ये वाली चीज किसके इक्वल आ गई? ओमेगा क्रॉस आर डैश के। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, दैट v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश, ओमेगा क्रॉस आर डैश। ठीक है, चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। चलेगा? ठीक है। अच्छा, इसे ध्यान से देखना है एक और चीज, कि अगर हम इसे लिखें डी आर बाय डी टी और इसे लिखें डी आर डैश बाय डी टी, मतलब ऐसे आर बाय डी टी मत लिखो, इसे गलत हो जाएगा, उसी को सॉल्व किया है। लेकिन अगर इस फैक्टर को देखो, तो इस फैक्टर को देखो तो ये एस फ्रेम में है, उसी का पार्ट ये एस डैश फ्रेम में है, और ये वाला जो है ओमेगा से मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं? ये जिसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है? पोजीशन का। तो यहां पे मल्टीप्लाई कौन होगा ओमेगा से? पोजीशन। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को मैं एक और बार लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा, अगर ए लिखूं मैं, ए जो कि डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, तो मैं यहां पे लिखूंगा ए डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, किसका डेरिवेटिव है? वेलोसिटी का, यहां पे लिख दो वेलोसिटी v डैश। वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा प्रूफ करना चाहते हो? गो अहेड, कर सकते हो। ठीक है, मगर मैं यहां पे फिर से बात करूंगा, दिस विल बी dv by dt, नॉट a डैश। किसका डेरिवेटिव देख रहे हैं हम? नॉट a डैश, इट विल बी dv by dt। ठीक है, चल जाएगा ये। पहले चेक करें, यहां पे इस एक्सप्रेशन को निकालते हैं, और v इज इक्वल टू v डैश प्लस dv डैश बाय dt करेंगे, है ना, r बाय ये जो है dv डैश, इसे a से नहीं लिखते, इसे dv डैश लिख देते हैं, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं यहां पे। अच्छा, वो वहां पे इक्वल क्यों आ गया? dr डैश में इक्वल आया क्योंकि r इक्वल टू r डैश है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, r इक्वल टू r डैश है, तो वो ऊपर वाला s फ्रेम से आ गया। ठीक है, अभी मैं एक बार करते हैं, फिर से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लो, दिस विल बी dv by dt, this will be dv by dt, right, equal to dv dash by dt प्लस पहले इसका डेरिवेटिव d ओमेगा बाय dt क्रॉस r डैश, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ओमेगा क्रॉस अगले का डेरिवेटिव dr डैश बाय dt। ठीक हो गया, dr डैश बाय dt। अब ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसको हमने वहां पहले लिख लिया, dv डैश बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा? d बाय dt ऑफ v डैश कितना है? v डैश लिखा था हमने, dx डैश बाय dt i डैश प्लस पूरा पूरा y और z के लिए भी। इसमें देखो ध्यान से, इसमें भी दो वेरिएबल आ गए ना, वैसी पहले इसका वेरिएशन देखोगे और फिर इसका देखोगे, फिर अगले का देखोगे y में डैश का, फिर देखोगे j डैश का, फिर देखोगे z डैश का, फिर k डैश का, डबल डबल करोगे, उसी तरीके से सॉल्व करोगे। तो जो जिसमें i डैश को सेम रख रहे हो और इसका डबल डेरिवेटिव देख रहे हो, x डैश y डैश z डैश वाला, वो हो जाएगा a डैश।
वो वाला पार्ट हो जाएगा ए डैश, और जो आगे वाला पार्ट आएगा जिसमें डी आई डैश बाई डी टी और डी जे डैश बाई डी टी होंगे, वो बन जाएगा ओमेगा क्रॉस वी डैश, ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ये मैं यहां पे बात कर रहा था कि आप सीधा सीधा रिलेशन लिख लो, डीवी डैश बाई डी टी इज ए डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर ऊपर क्यों नहीं वो डी आर डैश बाई डी टी लिखा? तो आप देखो डी आर डैश बाई डी टी लिखा हुआ है, डी आर डैश बाई, दिस इज एक्चुअली डी आर डैश बाई डी टी, लेकिन क्योंकि आर डैश और आर बराबर है तो ये हो गया डी आर बाई डी टी, और इसी वजह से ये वी भी बन गया। तो ये कोइंसिडेंस है एक, अदरवाइज डेरिवेटिव ऑफ आर डैश इन एस फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम इज इक्वल टू प्लस दिस। ठीक है, उसी तरह से किया हुआ है। तो अब आप दो वैल्यूज भरोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। तो हम जो है टोटल एक्सेलरेशन देख रहे हैं, dv by dt is acceleration in s frame is equal to dv dash by dt is वहां से a dash प्लस ओमेगा क्रॉस v dash। ठीक हो गया, दो टर्म्स लिख दी। ओके, आगे देखो, d ओमेगा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव is alpha angular acceleration क्रॉस r डैश प्लस ओमेगा, मैं नीचे लिखता हूं ताकि हम कम स्पेस में ना फंस जाए, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी कितना है, डी आर डैश बाई डी टी इज वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश, वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये हो गया, देखो ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो मैं इसे 2 टाइम्स कर सकता हूं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और यहां से इसे हटा देते हैं, और दूसरी टर्म कितनी हो गई, ओमेगा क्रॉस आर डैश। ठीक है, तो ये हो गई ओमेगा क्रॉस आर डैश। और बीच में एक और टर्म है, वो क्या है, अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाया उसे, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाया, कांस्टेंट रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को 0 कर दो। ठीक है, सो फाइनली वी गॉट आवर रिजल्ट एज a इज इक्वल टू a डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ठीक हो गया, चलेगा, दैट्स इट, इतना ही है, ये रिजल्ट आ गया। तो अब इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, एक और काम करो, मास से मल्टीप्लाई कर लो, मास से मल्टीप्लाई सारी तरफ। तो अब क्या बन गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो हो गया, नीचे लिख देता हूं। तो फोर्स मैं लिख रहा हूं एफ डैश, फोर्स इन एस डैश फ्रेम इज इक्वल टू फोर्स इन एस फ्रेम माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश और माइनस m ओमेगा क्रॉस
आर डैश। चलेगा? आपने पढ़ा भी हुआ है पहले। इन्हें क्या बोलते हैं? ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पढ़ी हुई है पहले, है ना, +1 में भी पढ़ी हुई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल में आप क्या पढ़ते थे? m ओमेगा स्क्वायर r, ऐसे लिखते हो ना, m ओमेगा स्क्वायर r, फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। या फिर ओमेगा को v अपॉन r पुट कर दो तो इसे आप लिखते हो mv स्क्वायर अपॉन r। ऐसे कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, और इस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस। कोरियोलिस, कोरियोलिस फोर्स। ठीक, तो ये दोनों के दोनों, कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल, दोनों की दोनों कैसी फोर्सेस हैं? फिक्टिशियस फोर्सेस हैं, दोनों स्यूडो हैं। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जब ये जीरो है, एस फ्रेम में कोई एक्सटर्नल रियल फोर्स नहीं है, तब भी एस डैश फ्रेम में फोर्सेस लग रही है। कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं? कोरियोलिस लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एस डैश फ्रेम खुद, एस डैश फ्रेम खुद घूम रहा है, खुद रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। तो इस वजह से ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये दो फोर्सेस, रोटेटिंग के केस में बता रहा हूं, जहां पे एंगुलर वेलोसिटी की नाम की चीज हो कोई, वहां पे ये दोनों फोर्सेस काम करती है। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी, वो हमने पिछले आर्टिकल में ही कर लिया था कि उसमें एक्सेलरेशन काम करती है कि कितना फ्रेम एक्सेलरेटेड है। ठीक है, सिंपल था। अच्छा, ये भी देख सकते हो कि कौन कौन ओमेगा के परपेंडिकुलर है। ये ओमेगा के परपेंडिकुलर आएगा, है ना, ये जो रिजल्ट आएगा ये ओमेगा के परपेंडिकुलर आएगा। इसमें आर डैश के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल फोर्स, उस तरह से हम बात करते हैं। तो दैट्स इट, इस तरह से आप सारे फोर्सेस निकाल सकते हो कि रोटेटिंग में ये दो फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं। दोनों स्यूडो हैं, दोनों में कुछ एक्चुअल फोर्सेस नहीं है, फिक्टिशियस फोर्सेस बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और टोटल एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है, इसे आप FCO और इसे आप FC ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरह से भी आप मेंशन करो। ठीक, तो यहां तक करके है ना, यहां तक आर्टिकल कंप्लीट कर लेना और इजी है। इसके आगे हम सीखेंगे कि अर्थ भी तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, हालांकि हम काउंट नहीं करते उसे ऐसे, लेकिन अर्थ भी तो घूम रही है, अपनी जगह पे भी घूम रही है, स्पिन हो रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इसमें क्या हो रहा है, और सन के अराउंड भी घूम रही है, रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन दोनों है। तो इसमें क्या होगा, इनमें भी तो कोई फिक्टिशियस फोर्स लगेगी। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि अर्थ जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में किस तरह से फिक्टिशियस फोर्सेस काम करती हैं। हम एक्चुअल में कभी नोट करा है क्या हमने कि हमारे पे कोई फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है? तो वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हम मिलते हैं अगली क्लास में।